नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, उनके अधिकार, उनके कार्य की समीक्षा करते हुए एक शब्द कहा, जमीनी हकीकत खतरनाक है और मजबूत चरित्र वाले व्यक्ति की जरूरत है। और इस दिशा में उन्होंने टी.एन. शेषन का उल्लेख भी किया, जिनका कार्यकाल 90 से लेकर के 96 तक रहा और एक अद्भुत सुधार देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक जो पीठ थी 5 सदस्यों की, उसने ये भी तक कह दिया, क्या कोई ऐसा चुनाव आयुक्त रहा है या है जो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी शिकायत आए और उसकी वो जांच करे। मैंने सीधे सीधे कहा, क्या ऐसे किसी चुनाव आयुक्त पे हिम्मत है? हालांकि सरकार की ओर से साफ शब्दों में कहा गया कि नहीं, योग्य लोगों की नियुक्तियां हो रही हैं, वरिष्ठता के आधार पर नियुक्तियां हो रही हैं और बड़ा पारदर्शीपन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान तो है, लेकिन 72 साल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपेक्षा की, किंतु इसके लिए कोई प्रक्रिया नहीं बनाई गई कि कैसे नियुक्ति होगी। कोई कानून नहीं बनाया गया, कोई नियमावली नहीं बनाई और ये कह दिया गया कि कैबिनेट ने सिफारिश कर दी और राष्ट्रपति ने नियुक्ति कर दी। लेकिन जो सवाल खड़े किए सुप्रीम कोर्ट ने, उससे कहीं ना कहीं एक विचलन सी दिखाई दी सरकारी वकील में भी, और ये कहा गया कि इसमें कोई ना कोई अब सुधार होना ही चाहिए। क्या होगा, कैसे होगा, इसके लिए भी कुछ सुझाव दिए गए हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्या वास्तव में हमारे चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ऐसे नहीं रह गए? आज इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। हम आपको परिचय करा दें, समाजवादी पार्टी से नितिन भाई जी हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। साथ में है भारतीय जनता पार्टी से धर्म प्रकाश जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कांग्रेस से है मदन मोहन जी शुक्ल, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं धर्म प्रकाश जी से पूछूंगा। धर्म प्रकाश जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने बात और कही, हम तो बार बार सोच रहे हैं क्या क्या बातें आपको बताते रहे। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति चुनाव आयुक्त होना चाहिए, मुख्य चुनाव आयुक्त होना चाहिए जिसे कुचला न जा सके, जो अपने ऊपर बुलडोजर न चलने दे। ये भी बात उन्होंने कही थी। क्या वास्तव में चुनाव आयोग की इतनी दयनीय स्थिति हो गई है? और क्या जो समय समय पर सवाल खड़े किए जाते हैं चुनाव आयोग पर, तो क्या वो सही है? क्या कहीं ना कहीं एक पक्षी कार्य हो रहा है? और इस पर जितने भी विवाद खड़े हुए हैं, हालांकि उसका जवाब देते हुए हमारे चुनाव आयुक्त ने एक बार कहा कि हमारे रिजल्ट बता देते हैं कि हम कितने पारदर्शी हैं। जब किसी के पक्ष में रिजल्ट जाता है तो वो कह देता है ठीक है, तो न ईवीएम में गड़बड़ी है, कुछ है। लेकिन जिसके खिलाफ चला जाता है वो आरोप लगाने लगते हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? बड़ा गंभीर मामला है। चुनाव आयोग एक बिल्कुल स्वतंत्र संस्था है और उसको स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करना चाहिए। जब ये बात आती है कि ऐसा चुनाव आयुक्त हो जो दबे नहीं, ये पूर्णतः व्यक्तिगत मामला है। व्यक्तिगत मामला ये है
कि हम काम क्रोध मोह से परे हों अगर हैं और निर्भय हैं, तो हमें ये साहस अपने आप जागृत होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए कोई इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता, इसके लिए कोई दूसरी बात नहीं, क्योंकि आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं। चुनाव जिस समय चलता है, चुनाव आयोग की जरा जरा बात मानी जाती है, सैकड़ों लोग पाबंद किए जाते हैं, पुलिस घर घर ढूंढ ढूंढ के निकालती है, 10 रुपए के ऊपर का झंडा लगा दो, पुलिस झंडा उतरवाने पहुंच जाती है, पोस्टर लगाने नहीं देती है, होर्डिंग उखाड़ देती है, आप सब कुछ करवाते हो, तो फिर आप भयग्रस्त क्यों हैं? और दूसरी बात, उन्होंने अगर सुप्रीम कोर्ट ने उदाहरण के रूप में टीएन शेषन का नाम लिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन दूसरा सेशन बन जाएगा क्या? ऐसा हो सकता है? इसलिए उनकी स्पेशलिटीज़ की बात करनी चाहिए, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक कि चुनाव आयोग की स्वायत्तता पर कोई हमला हुआ हो। ठीक बात है। चुनाव आयोग ने जो कानून बनाए हम उनको मानते रहे। कई बार इसके पहले कांग्रेसिज्म में मैंने एक उदाहरण भी दिया था ईवीएम का, कि कहीं गलती हो गई है या क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी जब सब पार्टियों ने उसको ईवीएम को स्वीकार कर लिया तो उसकी आलोचना, गैर आलोचना करना का प्रश्न नहीं होना चाहिए। ठीक। आयुक्त भाई एक आईएएस अफसर है, वो नौकरी में है तो उसकी ज़्यादा नौकरी जाने का खतरा है, लेकिन जैसे आज बना है, निवर्तमान बना है, उसका क्या खतरा है? ठीक बात। उसकी केवल सैलरी तो बंद होगी, उसके अलावा उसका होगा क्या? वो साहस क्यों नहीं दिखाता? ठीक। मदन मोहन जी, आप इसको किस रूप में लेते हैं कि क्या वास्तव में जो सुप्रीम कोर्ट ने बयां किया है अपना जो जनता की दर्द को, वो क्या सही है? और क्या ये माना जाना चाहिए कि चुनाव आयोग की जो अपनी गरिमा थी, जो उसकी प्रतिष्ठा थी, जो उसकी शुचिता थी, उसकी जो गौरव वाली परंपरा थी, वो सब पूरी तरीके से नष्ट हो गई है, और सेशन जैसा चुनाव आयुक्त की बात की जा रही है जो मिलना भी मुश्किल है, जैसा कि धर्मप्रकाश जी कह रहे हैं? देखिए वर्मा जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही चिंता का विषय है। लोकतांत्रिक देश में जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह की टिप्पणी करता है उसका कोई माने होता है। उन्होंने कहा कि क्या चुनाव आयोग में ये साहस है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ एक्शन ले सके? इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री जो मानक हैं चुनाव के, जो आचार संहिता का मानक है, जो चुनाव आयोग के मानकों के विपरीत काम कर रहे हैं, और कोई भी चुनाव आयोग उस पर साहस नहीं कर रहा कि उनको नोटिस दे। अभी गुजरात में एक बच्ची को कमल का टोपी पहना के, कमल का निशान लगा के उससे माइक पे प्रचार कराया गया, बच्ची का इस्तेमाल किया गया। अभी दिल्ली में उनके एक मंत्री ने माइक पे भाषण दिया, केंद्रीय मंत्री ने, कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। आप किसको कह रहे हो? आप सत्ता में हो, आप मंत्री हो, किसको गोली मारने कह रहे हो? जनता से कह रहे हो। जनता कानून अपने हाथ में ले। इस प्रकार की जो हेट स्पीच हो रही हैं, एक सांसद कहता है कि मुसलमानों की दुकान से कोई सामान न लो, बहिष्कार करो। आज ये जो देश में चल रहा है, ये लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक संस्थाओं को जो भय और लोभ में चलाया जा रहा है, आज कई साल हुए? 8 साल में पता लगा 6 चुनाव आयोग बदल जाएं। 6 साल का कार्यकाल पहले होता था। टीएन शेषन को कांग्रेस ने नियुक्त किया था, कांग्रेस सरकार ने, और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। 100 पोलिंगें रद्द कर दी, राजीव गांधी के चुनाव का रद्द कर दिया था, उन्होंने फिर चुनाव कराया था। ऐसा थोड़ा कि जब आप योग्यता के आधार पर लाओगे, योग्य व्यक्ति को लाओगे, आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हो। जबरिया कहते हो वॉलंटरी रिटायरमेंट। सीबीआई के डायरेक्टर के इस्तीफा ले लेते हो जो आपके मर्जी का नहीं काम करता है। ईडी को अपने हिसाब से चलाते हो। ये संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग हो रहा है, और सरकार कहती है कि हम तो जो मंत्रिमंडल सिफारिश करता है, ये सही है कि आपका बहुमत है, मंत्रिमंडल सिफारिश करती है, लेकिन आपका जो मंशा है वो लोकतांत्रिक नहीं, वो तानाशाही है। आपका जो तरीका चल रहा है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं कितनी बार टिप्पणी की है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर चुका है कई बार कि आप रेड कारपेट देते हो जो यहाँ
शांति भंग करने का काम करते हो, उनको रेड कार्पेट वेलकम करते हो, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हो। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट जजेस ने लिख के दिया कि पेगासस मामले में सरकार हमारा सहयोग नहीं कर रही है। तो आज ये सरकार लोकतांत्रिक सरकार है चुनी हुई, लेकिन तानाशाही रास्ते पर भटक गई है। इसको रास्ते पर लाने के लिए, अंकुश करने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ अगर कोई टिप्पणी करती है, इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और उस पर चलने का प्रयास करना चाहिए। ठीक बात है। नितिन भाई, ईवीएम की बात को एक किनारे कर दीजिए, उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन क्या उसके अलावा जो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली है, गतिविधि है, आप लोगों ने तो मतदाता सूची को लेकर के सवाल उठा दिए थे, तो क्या कहना है, क्या वास्तव में वो एक सरकारी तंत्र के रूप में काम कर रहे, स्वायत्त शासन जो होना चाहिए, स्वायत्तता होनी चाहिए, और जो हाँ एक बात और कह दी सुप्रीम कोर्ट ने, कहीं ये स्वतंत्रता कुछ नहीं, ये सब एक झूठी सेवा है, ये भी तक कह दिया, स्वतंत्रता पर भी सवाल उठा दिए। क्या कहना है? निश्चित रूप से वर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट और भारत निर्वाचन आयोग दोनों स्वतंत्रता सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। इस परिस्थिति पर सुप्रीम कोर्ट की इस तरीके की टिप्पणी निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर है और सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। अब बात उन्होंने पर्टिकुलर एक नाम का जिक्र किया कि वो उदाहरण है। मेरा कहना है, देखिए, पद तो सब सेम होते हैं, व्यक्ति जो आता है, व्यक्ति का व्यक्तिगत जो चरित्र होता है वो पद की गरिमा को प्रभावित करता है। अगर कोई निष्पक्ष व्यक्ति उस पद पर बैठता है तो उस पद की गरिमा को निश्चित रूप से गौरवान्वित करता है, बढ़ाता है, और वो अपने आप में उदाहरण हो जाता है, जिसका जिक्र माननीय सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आदरणीय टीएन सेशन से कोई सुपारी लेके थोड़ी ना आया था, या उनके लिए, मतलब उनका जो चरित्र था आज मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना पड़ा। इसके अलावा बहुत सारे चुनाव आयोग हुए। तो अभी हमारे साथी कह रहे थे, ये सच बात है कि जब हम नियुक्ति करते हैं तो नियुक्ति करते समय हम जब उसकी लॉयल्टी चेक करते हैं कि ये मेरा व्यक्ति है कि नहीं, मेरे हिसाब से काम करेगा कि नहीं। जब ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी, उसको बाद ये आश्वासन भी होगा कि आप हमारी सेवाएं अगर अच्छी करेंगे तो उसके आफ्टर इफेक्ट भी आएंगे, आपको उसके बाद पारितोषिक में कुछ भी मिल सकता है, राज्यसभा गवर्नर जैसे पद। तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति उस पद की गरिमा को कलंकित करने का काम करता है, और उसके बाद आदरणीय माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके की टिप्पणी करने की आवश्यकता हो जाती है। ठीक बात है, बिल्कुल। और उसके कई सारे उदाहरण हुए, जैसे आपने पूर्व में देखा, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल एक सम्मानित उसकी बेंच होती है, सम्मानित, लेकिन बैठता तो उसमें भी एक व्यक्ति ही है, और वहां पर एक कानून के साथ साथ व्यक्ति का विवेक इस्तेमाल करने की बात जो हमारे संविधान और हमारे नियमावली में है। बस कानून की लाइनों के साथ जैसे व्यक्ति अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उसका दुरुपयोग करेगा या सदुपयोग करेगा, वहीं से पूरे व्यक्ति उस पद की गरिमा का मूल्यांकन होना शुरू होता है। जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उदाहरण में आदरणीय टीएन सेशन का नाम दिया। टीएन सेशन में कोई अलग से 2 की जगह 4 हाथ और 1 सर की जगह 10 सर नहीं थे, वो एक व्यक्ति थे। उन्होंने उस पद की गरिमा को बताने का काम किया। और आज जो मौजूदा स्थिति है जिस पर आपने प्रश्न किया, निश्चित रूप से उसके एक नहीं हजारों उदाहरण मिलते हैं कि आज चुनाव आयोग सरकार के बिल्कुल एक विभाग की तरीके काम करता है। सरकार का जैसे वो मंत्रालय हो, सरकार के निर्देश होते हैं, उस निर्देश पर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, प्रमाण से तथ्यगत बात बता रहा हूं कि इस बूथ पर बूथ मैनेजमेंट जिसको कहा अभियान चलाया। बूथ मैनेजमेंट क्या था भाई? भारत के निर्वाचन आयोग में जो नियमावली है मतदाता में कि जो व्यक्ति किसी मोहल्ले में अगर 15 दिन पहले भी आकर के निवास करने लगा तो वो उस जगह का वोट डालने का अधिकारी हो जाता है, वहां उसका नाम होना चाहिए। लेकिन ये क्या हर बार नियम आता है बोले 15% नाम काटने, 20% मतदाता सूची से नाम हटाने? ये हटाने की कौन सी प्रक्रिया है? हर बार ये
हटाना चलिए। और फिर इसके बाद नए जोड़ने, तो ठीक। किसके जोड़ने? ठीक बात। जो व्यक्ति वहां रह रहा है लंबे समय से, तो ये जो प्रक्रिया आपने पैदा कर दी चुनाव आयोग ने, ये सरकार का एक विभाग हो गया और सरकार की मंशा के अनुरूप बोले ये अमुक अमुक ठीक अमुक बात। व्यक्ति अमुक अमुक मोहल्ले में रहते हैं, ये चिन्हित व्यक्ति हैं, अमुक पार्टी के ठीक। समर्थक हो सकते हैं, इनके नाम हटा दिए ठीक, जाएं। ठीक और बात। ये हमारी लिस्ट है, ये बीएलओ मेरे। और एक नई परंपरा आजकल आपको देखने को मिल रही है कि जो बीएलओ हैं वो तो चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं ड्यूटी में, वो जाकर के सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, उस मोहल्ले के जो नेता हैं सरकार से समर्थित पार्टी के, उनके घरों में बैठकर लिस्ट बनाई जाती है ओह। और वहीं से लिस्ट जो बीएलओ को फाइनल लिस्ट दी जाएगी, ये नाम बढ़ेंगे वही पढ़ेंगे, बाकी नाम तो रद्दी की टोकरी में डाल दिए बहुत जाते सही हैं। बात कही धन प्रकाश जी। चाहे हम इस बात पर बहस करें या न करें कि योग्य व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हो रही है, निष्पक्ष व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हो रही है, लेकिन गड़बड़ियां तो हो ही रही है, ये तो आप मानने पड़ेंगे। और क्या कारण आप मानते हैं कि चुनाव आयोग इस पर अंकुश नहीं लगा पा रहा? वर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि अभी तक भर्ती की कोई प्रक्रिया नहीं बनाई गई। ठीक है, ठीक। हाँ, लगातार पूरे जनमानस में कितने दिन से चर्चाएं चल रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम पद्धति नहीं होनी चाहिए, वहां पर भी तो कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं है। इवन कॉलेजियम पद्धति में जो निर्णय होते हैं उसके मिनट्स भी मेंटेन नहीं किए जाते, आप आरटीआई मांग के देख लीजिए। ठीक, तो जो हमारी स्वायत्त शासी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनके बारे में मैं इस बात से सहमत हूं कि एक प्रक्रिया बननी चाहिए, व्यक्ति में भय नहीं होना चाहिए। अब व्यक्ति को लालच से कैसे बचाया जाए, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात रही कि चूंकि चुनाव आयोग में अपने कर्मचारी तो हैं नहीं, चुनाव आयोग कई स्कूल के लोगों के लिए लेता है, ले क्या लेता, फिर तो प्रशासन उसके अधीन हो जाता है ना। प्रशासन उसके अधीन हो वो तो फिर उसके मतलब एक थोड़ी रहा। प्रशासन जब अधीन हो जाता है, हाँ, वो लोग क्या कर रहे हैं, या फिर इंडिविजुअल आ जाता है। आप कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के साथ होता है, मैं पिछली बार सिविल लाइंस वार्ड की ही बताता हूं, नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन वहां पर पोलिंग सेंटर भी बदल दिया गया। ऐसे लोग जो बिल्कुल जीवित सामने खड़े रोज जाते थे एसीएम के ऑफिस में, उनके नाम का ये तो आप मानते हैं कि गड़बड़ियां की जाती है, राजनीतिक इलेक्शन में की जाए और चुनाव नहीं, तो क्या कारण था? मुझे अब मैंने वो सेशन का देखा है, क्या कारण था कि सेशन से रूह कांपती थी यहाँ के डीएम की, और यहाँ पर बहुत तेज तर्राक उस समय डीएम थे, रूह कांपती थी। बिल्कुल मैं आज सहमत हूं। तो क्या आप नहीं मानते? ऊपर से चलता है मामला, ऊपर चलता है। मैं एक उदाहरण दूंगा जी, कि लोकतांत्रिक गला काट दिया गया, इमरजेंसी लागू कर दी गई, बड़े बड़े कांपने लग गए। तो क्या सेशन का नहीं, इमरजेंसी लागू की? सेशन ने तो कहा कि केंद्रीय बल नियुक्त करो, मतदान केंद्रीय बल, प्रचार बंद करो, प्रोपेगेंडा बंद करो। वर्मा जी, पूरी बात हो जाए जी। देखिए, बात ये है कि हमने अभी तक पिछले 72 सालों में कोई प्रक्रिया नहीं बनाई, ठीक, ना हमारे किसी सिलेबस में, किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में चुनाव आयोग की पद्धति कैसे चुनाव कराया जाए, ये न किसी मैनेजमेंट में न कहीं प्रक्रिया बनाई नहीं गई, तो कैसे लोग बनाई नहीं गई। सवाल ये, आप ये तो खैर मानते ही हैं, उस दोस्त होती रही भाई, वो चाहे कांग्रेस रही, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे कोई। ठीक है, मदन मोहन जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। 72 साल उसमें आपकी भी बड़ी भागीदारी रही है, आपने भी कभी उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया को नहीं बनाया, कोई कानून नहीं बनाया, यहाँ तक कि हम आपको बताएं, अभी आप ही कह रहे थे कि 6 साल में कोई ऐसा नहीं है चुनाव आयुक्त जिसने अपना पूरा कार्यकाल किया। ठीक है, 6 साल का होता है, 10 साल आपके यूपीए के और 8 साल इनके मोदी के, 18 साल। 18 साल में 14 जो है चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए, 18 साल में। एक चुनाव आयुक्त जो है 2 साल भी पूरे नहीं कर पाया, क्योंकि नियम ये है या तो 65 वर्ष तक रहेगा या फिर वो जो है 6 साल रहेगा। अब जब किसी को 1 साल 2 साल करना है
तो वो आता है बेचारा चुनाव कराने में लग जाता है कि सुधार की सोचे या कड़ाई की सोचे। इसके लिए आप भी तो अपने को दोषी मानिए, आप क्यों नहीं अपने को दोषी मानते हैं? नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं कि कमियां नहीं हो सकती हैं। हाँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के जमाने में इस प्रकार की टिप्पणी नहीं की। उनके जमाने में, कांग्रेस जमाने में प्रधानमंत्री ये तो टिप्पणी कर दी थी कि कांग्रेस सरकार ने प्रधानमंत्री के खिलाफ एक्शन लिया चुनाव आयोग ने। उन्होंने कहा कि आप क्या किसी इसमें हिम्मत है, उदाहरण इसीलिए क्या आज क्या किसी की हिम्मत है। ये जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज इतने इतने छोटे छोटे मुल्कों का उन्होंने उदाहरण दिया कि वहां पर भी चुनाव आयोग है और वहां पर भी निष्पक्ष है। आज उन्होंने कहा कि जब यहाँ के सरकारी भारत सरकार की ओर से कहा गया कि आपको अधिकार नहीं है इसमें हस्तक्षेप करने का, ये केंद्र का कैबिनेट तय करता है, तो उनका अधिकार है क्योंकि लोकतंत्र से जुड़ा मामला है। ये अधिकार हमको है क्योंकि मानवाधिकार से जुड़ा हुआ मामला है और इसलिए वो सुनाई कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं आपको अधिकार नहीं। ये जो मनमानी तरीके से, तानाशाही तरीके से जो देश दिशा में जा रहा है, इस पर अगर अंकुश लगाने का कोई काम करे तो उसकी कमियां निकालने लगेंगे। अभी हमारे मित्र कह रहे थे, हमारे बीजेपी के नेता हैं, सुनिए एक बार। हाँ। आपको ये नहीं लगता है कि कांग्रेस ने जरूर सेशन को एक नियुक्त कर दिया हो, निश्चित रूप से एक अच्छा काम किया गया, लेकिन आपने भी चुनाव आयोग के सुधार में उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। आपने भी कोई नियुक्ति प्रक्रिया पर कभी चिंता ही नहीं की। आप भी करते रहे कि कैबिनेट से नाम पास करके और राष्ट्रपति के पास भेजते गए। ये तो आपने भी वही। ये बात सही है कि चुनाव आयोग की हमने निष्पक्षता पर, उसकी स्वतंत्रता पर कभी अंकुश नहीं लगाया, उसकी प्रक्रिया को बदलने का प्रयास नहीं किया, लेकिन उसकी स्वतंत्रता पर कोई दबाव अंकुश नहीं लगाया। आज अभी जैसे हमारे मित्र कह रहे थे, भाजपा के नेता हैं बड़े, वो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट भी गलत है, वो भी कोलिजियम उनके अगर वो सरकार पर उंगली उठावे तो उसके ऊपर उंगली उठाए। अगर कोई पत्रकार सरकार खिलाफ अगर आवाज उठा दे तो उसको बंद कर दो। कोई संवैधानिक संस्था सीबीआई अगर उठा दे उससे इस्तीफा ले लो, उसको हटा दो। तो आपका जो ये तरीका चल रहा है, लोकतंत्र में जो तानाशाही चल रही है, आज ये चिंता का विषय है। अभी जो कोलिजियम की बात आई, सब जगह सरसम्मत से अगर आप में साहस है तो आपको, जैसे और जगह है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रखिए, प्रधानमंत्री स्वतः हो जाएं और लीडर अपोजिशन रख लीजिए, किसको इतराज हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी कहा। हाँ, कहा तो जो ये, इससे क्या होगा कि जो बनेगा कहेगा सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री लीडर को तीनों ने हमको तय किया, केवल एक ने नहीं तय किया। तो उसका कोई ये नहीं होगा कि हमको हटा बना सकते हैं। तो ये जो जिस तरह के सुझाव हैं, आज आप विपक्ष अगर कहता है, पूरा विपक्ष कहता है कि आप राफेल मामले में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जांच करा लीजिए, तो आप क्यों नहीं कराते? अगर आप बेईमान नहीं हैं तो आपको जांच कराने से क्यों डर लगता है? मैं बात कर लूं। हाँ नितिन भाई कुछ कह रहे हैं, बताइए, पहले आप बताइए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी, हमारे बड़े भाई, उस पर खैर हमारे कांग्रेस के साथी ने भी टिप्पणी कर दी। एक बात ये कह रहे थे कि चुनाव आयोग का कोई किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में ऐसा कोई पाठ्यक्रम नहीं है, कोई ऐसी पद्धति नहीं बनाई गई। तो मेरा यहाँ प्रश्न एक फिर वही पैदा हो गया, क्या टीएन शेषन जी के लिए क्या कोई अलग से कोई पाठ्यक्रम बना करके रखा गया था कि उनको कोई अलग से शक्ति प्रदान कर दी गई थी? देखिए, नियुक्ति की प्रक्रिया अलग हो सकती है, क्योंकि उसकी एक प्रक्रिया नहीं बनी है, उस पर सवाल उठाना अभी मेरी स्थिति नहीं है कि मैं उस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाऊं। जो मौजूदा व्यवस्था चर्चा में इस पर करना चाहता हूं, वो जो होगा वो होगा। आज मेरा सिर्फ इतना कहना है कि व्यक्ति अगर क्षमतावान हो और ईमानदार, जो सरकार का नियम है कि हम किसी स्वतंत्र संस्था को, ताकतवर संस्था को हम एक व्यक्ति दे रहे हैं, वो व्यक्ति भी उतना ही स्वतंत्र, उतना ही ईमानदार, उतना ही निष्पक्ष हो, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी शक्ति किसके पास हो सकती है? भाई, जिस दिन से इलेक्शन आचार संहिता डिक्लेयर हुई, उस दिन से सर्वोच्च पावर चुनाव आयोग के पास होता है। जितनी प्रशासनिक मशीनरी है वो उसके अधीन होती है, उनको काम लेना। आपने एक उदाहरण भी दिया कि
उनके समय में रूह कांप जाती थी जिलाधिकारी की, बिल्कुल, तो भाई बिल्कुल। आज क्यों नहीं? क्योंकि आज पता है कि जो हमारा उच्च अधिकारी चुनाव आयोग के रूप में बैठा है उसकी ये हैसियत नहीं है कि सरकार की मंशा के विपरीत हमारा स्थानांतरण भी कर सके, सजा देना तो बहुत दूर की बात है, वो हमें स्थानांतरित भी नहीं कर सकता है, इसलिए और मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। बस सिर्फ जब व्यक्ति इस स्तर के बैठ जाएंगे इन संवैधानिक पदों पर कि जिनको सरकार की कठपुतली कहा जाने लगेगा, सरकार की आंख कहा जाने लगेगा, सरकार के हाथ पांव कहे जाने लगेंगे और वो सरकार का एक मंत्रालय जैसा एक विभाग हो जाएगा और बिना सरकार और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मंशा के वो अपना पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता है, उसका आत्मबल इतना मजबूत नहीं होगा, तो निश्चित रूप से व्यक्ति चाहे जितने ताकतवर संस्था बना दी जाए, चाहे जितनी बड़ी प्रक्रिया कर दी जाए, लेकिन निष्पक्ष व्यवस्था नहीं कायम हो सकती है। इसलिए मेरा सिर्फ एक कहना है कि प्रक्रिया कुछ भी हो, ठीक बात, काम जो समय कार्यकाल कुछ भी हो, जैसे एक मैक्सिमम कार्यकाल है कि 6 वर्ष तक रह सकता है या 65 वर्ष उसकी आयु हो सकती है, तो उसकी नियुक्ति ही 59 वर्ष पर की जाए तो 6 वर्ष का कार्यकाल मिल जाएगा। ठीक बात, ठीक बात। लेकिन जब जिसको 63 वर्ष पर आप नियुक्त करेंगे तो वो निश्चित रूप से 65 वर्ष पर रिटायर चलिए। होंगे और उसके बाद उस पर भी सेवाएं तय की जाएंगी कि इनकी पिछली सेवाएं क्या रही हैं, वो किस विचारधारा से आते हैं, वो मेरे प्रति वफादार ठीक बात, मानसिक ठीक रूप से बात। हो सकते हैं। जब तक इस तरीके से नियुक्ति की जाएगी तब तक इस तरीके की व्यवस्था कायम रहेगी। और जब ऊपर, जैसा आपने प्रश्न में उठाया भी था कि जब ऊपर से व्यवस्थाएं चलती हैं तो नीचे अपने आप निश्चित रूप से पूरी तरीके से मशीनरी नीचे आते आते वो सरकार के कर्मचारी हो जाते हैं ठीक बात। और होते ही हैं, फिर वो सरकार के मंशा के अनुरूप ही काम करते हैं। जैसा कि अभी हमारे साथी ने कहा कि क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था हो जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, हाँ, नेता ये तो- विरोधी दल हो जाए ये तो सुप्रीम और कोर्ट के उसमें 5 लोगों की कमेटी बन जाए, ये भी है। उसमें और भी जो सेकंड नंबर पार्टी हो उसकी ही मंशा ले ली जाए, तो फिर इस तरीके के जो व्यक्ति होंगे उनको ये तय हो जाएगा कि मैं बहुमत से इस आधार पर चुन करके आया हूं, मुझे निष्पक्ष काम करना है, मेरा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। चलिए, तो प्लीज। निश्चित रूप से पद में ताकत आएगी, चलिए, क्योंकि चलिए। पद हमेशा एक समान होता है। व्यक्ति बैठने वाला जो होता है वो पद के मान सम्मान को बढ़ाता भी है, वही गिराता भी है। चलिए, हम यहाँ पर अभी कई बात जानना चाहेंगे। एक तो ये भी जानना चाहेंगे कि जो चुनाव आयोग पर आज टिप्पणी हुई है, क्या वो हमारे चुनाव को भी पराजित करते हैं और जिताते हैं? क्या हमारे भविष्य को भी तय कर देते हैं? और दूसरी ओर क्या कारण है कि हम पूर्ण नौकरशाह का ही नाम लेते हैं और उसी को बना देते हैं? क्यों नहीं हम गैर नौकरशाह को ही चुनाव आयोग में बनाए? ऐसा भी क्या प्रावधान कर सकते हैं? और इन सब ज्वलंत मुद्दों पर अभी हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की चुनाव आयोग को लेकर उठाए गए सवालों की, और सवाल बड़े गंभीर हैं। हम सबसे पहले जानेंगे अपने धर्मप्रकाश जी से। धर्मप्रकाश जी, आप विपक्ष में ही रहे हैं, इस समय तो खैर सत्ता में है, ऐसा नहीं है, आपने विपक्ष के रूप में काफ़ी देखा है, आपने कांग्रेस का शासन भी देखा और आप बात पर कांग्रेस को कटघरे में भी खड़ा करते, करना भी चाहिए। क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग के ऊपर जो आज सवाल उठाए गए हैं, जो उसकी अक्षमता पर, उसकी अयोग्यता पर, उस कारण जो है चुनाव परिणाम भी प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, अयोग्यता पर हम प्रश्न जब उठाते हैं, पहले देखें तो हमने गड़बड़ कहाँ की। हाँ, मुझे याद है, आप कहते हो चुनाव आयोग अपनी ताकत नहीं प्रयोग करता। पिछले विधानसभा चुनाव में कानपुर का डीएम बदल दिया गया। फिर क्या हुआ? नहीं, बदला गया, लेकिन बदला गया तो उसके बाद कह दिया गया तो 6 परेशान महीने ना हो, नहीं, 6 परेशान ना महीने हो, नहीं, नेहा जी नहीं, देखिए देखिए, परेशान ना हो, हम तुमको फिर ले आएंगे। माने उसके ऊपर इफेक्ट क्या नहीं, पड़ा? आप देखिए, देखिए, अब आप बदला इसके लिए गया। अक्सर थाट तमाम हो सकते हैं। नहीं नहीं, ताट के लेकिन एक बात बताइए हाँ। कि आज हाँ, हमारे विधायक के ऊपर भी हेट स्पीच पे संज्ञान लिया गया, उसको सजा भी हुई 2 महीने बाद, 2 महीने बाद। वो भी जब आपका आपत्ति की जयंत चौधरी ने लिया गया। हाँ, वो अब यहाँ बात। पर जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि व्यक्ति कार्य क्यों नहीं करता। हिंदुस्तान में एक वातावरण पिछले 75 सालों में बना कि आप हर जगह शोषण आपका किया जाता है। उससे हमारी डर की मानसिकता बन गई कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता।
लिहाजा उस माइंड सेट को लेकर के आने वाला नवयुवक परिपक्व होते होते भी उस माइंड सेट से निकल नहीं पाता है, लिहाजा वो अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करता। जैसे एक सुझाव आया, प्रकाश जी वो बात कर, खाली इतना बता दीजिए कि जो चुनाव आयोग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए, क्या उससे आपको नहीं लगता है कि चुनाव में पक्षपात हो रहा है? नहीं। चुनाव में परिणाम कतई नहीं। किसी चुनाव आयुक्त की हैसियत नहीं है, हाँ। किसी चुनाव आयुक्त की हैसियत नहीं है कि पब्लिक के ओपिनियन को चेंज कर, पब्लिक के ओपिनियन चेंज करते और सरकार बना दे या बिगाड़ दे, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं कर तो सकता। फिर- केवल प्रक्रिया की बात। फिर तब एक सवाल और, तो फिर ये जो आज सवाल उठाए गए हैं तो वो किस चीज को प्रभावित करते हैं? मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं, मैं आपको जवाब क्या दूं? ओहो, ये बात सही। पहले आपको लगता है जो सुप्रीम कोर्ट ने ये सब बातें की है तो आपको लग रहा है कि क्यों ऐसा हो उसमें रहा है? एक ही शब्द लगता है, हाँ। व्यक्ति होना चाहिए। हाँ, हाँ। यानी व्यक्ति निर्माण की बात होनी चाहिए। जब से बच्चा पढ़ने से आता है और जिस समय परिपक्व होता है उसके बारे में दिशा निर्देश देता। सुप्रीम कोर्ट ये कहता कि आप जो निवर्तमान को, जो अब शुक्ला जी ने कहा, मैं उसका समर्थन कर रहा हूं कि भाई आप 59 साल से नीचे व्यक्ति को बनाइए ताकि वो कार्यकाल पूरा कर सके। इस प्रकार की बात तो करता, लेकिन वो कह रहा है कि बाकी सब अक्षम रहे, सेशन के अलावा बाकी सब जितने चुनाव आयुक्त सब बेकार थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या परिणामों को प्रभावित किया? क्या उन्होंने कांग्रेस को जिताया? क्या उन्होंने सपा को जिताया? क्या उन्होंने भाजपा को जिताया? ऐसा तो नहीं है। क्या औकात है मुझे बता दीजिए वहां बैठा हुआ। माने आप केवल आपको जो उनके जो सवाल खड़े किए गए हैं जो भी है और जिनका जवाब अटॉर्नी जनरल ने भी दे दिया, जो जिसके स्वर से आप अपने स्वर को मिला रहे हैं, मेरा सवाल सीधा है कि सवाल कुछ भी खड़े करें लेकिन कोई इफेक्ट नहीं होता है चुनाव परिणाम पर, चुनाव की निष्पक्षता पर कहीं कोई सवाल नहीं खड़े होते। ये आप मान रहे हैं? बिल्कुल। मदन मोहन जी, आपको क्या लगता है? देखिए, यही दुर्भाग्य है कि जब कोई कमियों की ओर इंगित करे तो उसको स्वीकार करके सुधारने का प्रयास करना चाहिए। ठीक बात है। लेकिन ये सरकार इतने अहंकार में है, सरकार तो अहंकार में है ही, उनके एक एक कार्यकर्ता बड़े अहंकार में, वही ढोलक बजाते हैं, सरकार बोलती है। अरे कार्यकर्ता सही बोले, कम से कम वो नहीं बोल सकते तो। आज जो उन्होंने एक सवाल उठाया है कि ये संवैधानिक संस्थाओं की साख गिर रही है, संवैधानिक संस्थाएं अपने कर्तव्यों का निर्वहन उस तरह से नहीं कर रही हैं जो लोकतांत्रिक निष्पक्ष संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को करना चाहिए, जिससे कि आज जो मानवाधिकार का हनन हो रहा है। अधिकार कम नहीं है, अधिकार बहुत हैं। आप सब डीएम बदल सकते हैं, डीएम को सस्पेंड कर सकते हैं, पुलिस को हटा सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, अगर कोई दूसरे दल का आदमी पैसा लेके जा रहा है तो उसकी गाड़ी पकड़ी जाएगी। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हो तो उसके चेकें नहीं होगी। आप अभी देखना, चुनाव में गुजरात में हर जगह तो दूसरे दल के लोग तो पकड़े जाएंगे। उनके यहाँ 3.5 लाख मिला, उनके यहाँ 1,70,000 मिला। और जो 10-10, 20-20 करोड़ लेके जा भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे तो उसमें कोई नहीं चेक होगा। तो ये जो संवैधानिक संस्थाओं का काम है, इसको देखना चाहिए कि लोग तो जनता में दिखाई पड़े कि आप न्याय कर रहे हो, आप निष्पक्ष हो, आप निष्पक्ष हो। हाँ। तो निष्पक्ष दिखना भी चाहिए ठीक आपको। बात। तो क्या इसका चुनाव में प्रभाव पड़ता है? क्यों नहीं चुनाव पड़ता? एक आदमी पैसा तमाम उटपटांग खर्चा कर रहा है और एक आदमी के पास पैसा है ही नहीं, मिल ही नहीं पा रहा है उसका। ठीक बात। तो ये जो तरीके हैं, आज आप क्या कर रहे हैं कि आप एक बड़े आपके लिए विज्ञापन के लिए छूट है, आप सरकार की तरफ बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हो, दूसरा नहीं दे सकता, उसके लिए बाइंडिंग है। तो ये प्रभावित तो करेगा। आप 4-4 पेज के विज्ञापन दे रहे हो। ठीक बात। जो चुनाव आयोग को इस पे निर्धारित करना पड़ेगा कि चुनाव जब तक चल रहा है उस समय तक सरकारी विज्ञापन पर रोक लगनी चाहिए। ठीक बात। उस समय तक तस्वीर प्रधानमंत्री की नहीं लगनी चाहिए। बोले प्रधानमंत्री लगेगी, आप प्रधानमंत्री चाहे राशन के झोले में लगाइए, अभी चले आइए बैंक में लगा हुआ, देख तस्वीर नीचे चलिए तो लगी हुई है, पोस्ट ऑफिस चले जाइए तो वहां लगी हुई है। तो ये जो तरीका है, इसको थोड़ा सा रोकना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि डेमोक्रेसी बरकरार रहे, संविधान बरकरार रहे, संवैधानिक संस्थाएं बरकरार रहे। और अगर आप मनमानी तरीके से करोगे तो सुप्रीम कोर्ट को केवल सुझाव नहीं देना चाहिए, अब सुप्रीम कोर्ट को एक्शन भी लेना चाहिए। संवैधानिक पीठ को एक निर्णय देना चाहिए। सुझाव बहुत हो चुके, आपने राय बहुत दे दिया, अब आपको सख्त स्टेप उठाना पड़ेगा क्योंकि ये सरकार ऐसे नहीं मानने वाली। ठीक बात, एक बात सही है। मैं आपसे नितिन जी बताऊं, आप लोग तो बराबर ये कहते हैं मेरी हार का कारण अमुक रहा है। जैसे कि आपने तुरंत कह दिया कि रामपुर में इसलिए हारे
कि जोर जबरदस्ती हो गई। ऐसा ही कुछ आपने जो है गोला गोकर्ण के लिए भी कह दिया कि वहाँ आप इसलिए हारे, और पहले से ही आपने कहना शुरू कर दिया था। मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या वास्तव में जो ये प्रक्रिया चल रही है उसका कारण यही है जो चुनाव आयोग के बारे में आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए? जी वर्मा जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। और इससे पूर्व में भी आपने प्रश्न किया चुनाव आयोग किस किस तरीके से प्रभावित कर सकता है। मैं आपको सिलसिलेवार 1 मिनट में बताऊंगा। थोड़ा संक्षेप में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल संक्षेप में क्या क्या प्रभावित करता है चुनाव आयोग का। मैंने क्या कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के बाद प्रदेश का और इसके बाद जो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है वो शहर का जिलाधिकारी ही होता है। वो इतना प्रभावित करता है कि मतगणना इसके पहले तो जो हमारे कांग्रेस के साथी ने कहा, मैं उसी से अपने आप को जोड़ देता हूं। ये तो सामान्य प्रक्रिया की गाड़ी जा रही है, तुरंत गाड़ी चेक होगी, उस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति सिपाही को देख करके तो मुस्कुराएगा, मैं फला हूँ, अच्छा साहब साहब नमस्ते, जाइए जाइए। और इसके अलावा रोकिए रोकिए कौन, ये मैं अभी 3 दिन पहले लगातार चूंकि दिल्ली था इधर आ रहा था तो ये एमसीडी का चूंकि वहां इलेक्शन चल रहा तो वहां मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, देख करके आया किस तरीके से उत्पीड़न होता है विपक्षी लोगों का। सरकार और चुनाव आयोग की जो मौजूदा पुलिस होती है, चुनाव आयोग सख्त ना होने के कारण। इसके बाद की प्रक्रिया, चुनाव संपन्न हुआ, मतगणना तक की स्थिति अब आ जाती है। तो मतगणना में स्थितियां क्या होती हैं? 5 राउंड, 10 राउंड, 13 राउंड की गिनती हो गई, पता चला मार्जिन बिल्कुल बहुत थोड़ा सा हो गया सत्ता पक्ष और विपक्ष के कैंडिडेट का। चुनाव प्रक्रिया तत्काल मतगणना रोक दी जाए। चुनाव आयोग का ऊपर से निर्देश होता है रोक दी जाए। विपक्ष का कैंडिडेट जीता, उससे कहा गया आप जीत गए, आप बाहर जाइए, 15 मिनट बाद आइए। 15 मिनट बाद पता चला कि 3 राउंड की गिनती बाकी थी, अब आप 13 वोट से हार गए। जो 1000 से जीत रहा था वो 13 वोट से हार जाता है। जो 5000 से जीत रहा था वो 500 वोट से हार जाता है। जो 1400 वोट से जीत रहा है वो 14.5 वोट से हार जाता है। ये तक चुनाव आयोग जो निष्पक्ष नहीं होता है, ये इसके कई उदाहरण है। हमारी रामपुर की सीट और उसका वीडियो बाकायदा वायरल हुई, सत्ता पक्ष के मंत्री और उसके एक कार्यकर्ता की जुबानी, जो उसका अब तक हो सकता है मेरे पास अभी मोबाइल में समय तो नहीं है, कि हमारे अपने मंत्री जी को फोन किया, अरे मंत्री जी हार जाएंगे, क्या हो जाएगा, वो तो 1500 वोट से नहीं बोला सन आगे। अरे बोले रुको रुको, उन्होंने तुरंत डीएम को फोन किया, चुनाव ने गिनती रुकवा दी गई और बाद में पता चला उसको 250 वोट से हरा दिया गया। ये तक होता है चुनाव आयोग। लेकिन चुनाव आयोग एक ग्रीवांस सेल भी बनाए हुए हैं शिकायत करने के लिए। ये भी कहा कि तुरंत ईमेल करिए, अभी भी उन्होंने कहा। तो आप लोग क्या शिकायत क्यों नहीं करते हैं चुनाव आयोग से? डॉक्टर साहब, जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इसी बात पर तो है कि जो चुनाव आयोग होगा उसकी हिम्मत नहीं सरकार की मंशा के विपरीत काम कर दे। उन्होंने यहां तक कहा कि क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई शिकायत आती तो क्या चुनाव आयोग एक्शन ले सकता है? नहीं ले सकता है। किसी सरकार के मंत्री के खिलाफ एक्शन ले सकता है? नहीं ले सकता है। हमारी शिकायतें विपक्ष की होती है किसके खिलाफ है? होती तो सरकार के खिलाफ है, सरकार के मंत्रियों के खिलाफ है कि पता चला कि चुनाव प्रक्रिया हो रही, मंत्री जी का प्रोटोकॉल नहीं है, कुछ समय जब कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, लाल बत्ती गाड़ी नहीं होगी, नहीं आएंगे। लेकिन मंत्री जी उस क्षेत्र के भी नहीं है, धड़धड़ाते हुए कार्यालय के अंदर जाते हैं, प्रक्रिया को बाधित करा देते हैं। हमारा मेल जा रहा है, हमारी चिट्ठियां जा रही हैं, विरोध किया जा रहा है, कोई बात नहीं। पुलिस इतनी ताकतवर है, सारे कार्यकर्ताओं को निकाल करके 500 मीटर की दूरी पर दौड़ा के खड़ा कर दिया जाता है, जो चाहो वो कर लो। ये है, मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकता हूं कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सरकार के खिलाफ एक तरीके से नपुंसकता का स्तर हो गया है इन संवैधानिक पदों का। ये इसके वजह से सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट को कोई सपना नहीं आता। एक मिनट धर्मप्रकाश जी, 2 सवालों के जवाब हम आपसे लेंगे। जब टीएन सेशन आए उस समय एक खौफनाक स्थिति ये थी कि खास तौर से लालू यादव के शासन में बूथ कैप्चरिंग हो जाया करती थी, और वहीं पश्चिम बंगाल में जो वामपंथी थे वो लोग ये करते थे। बड़ी चुनौती थी, और उस चुनौती का हल एक बार में टीएन सेशन ने कर दिया। और उसका कर क्या दिया? उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, मतदान केंद्र के पास केंद्रीय बल लगाए जाएंगे, और लगा दिए गए। दूर हटा दिया गया राज्य की पुलिस को, बाहर हो जाओ, कुछ नहीं। और एक किया गया और बूथ कैप्चरिंग भी रुक गई। चुनाव आयोग लालू यादव के सामने झुका नहीं। मेरा सवाल सीधा सीधा ये है कि क्या अब आपको लगता है
इन परिस्थितियों में ठीक हम आप टीएन शेषन को ज़्यादा वो नहीं करते, हम अलग कर देते हैं। क्या कोई ना कोई ऐसा सुधार नियुक्त में कर देना चाहिए, या कुछ ऐसी परिस्थितियाँ या जैसा सुझाव आया है कि सुप्रीम कोर्ट का जज हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए और विपक्ष का नेता हो जाए, तीनों मिल करके कर दें? क्या आपका सुझाव है? आप क्या चाहते हैं, कैसे इसको ठीक किया जाए? देखिए, बात वहीं पर सुई अटक जाती है कि योग्य व्यक्ति की नियुक्ति, ठीक, व्यक्ति तो योग्य हो, ये नहीं हो सकता कि जो कम खराब है हम उसको ले लें, हमें खराब में से ही छांटना। इस प्रक्रिया को कहीं पर भी हो रुकना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यह कहता है कि मेरे जज निर्णय देने से डरते हैं कि वो टारगेट बन जाएंगे, हाँ, ये देखिए, तो वो दूसरे क्यों कह रहा है कि तुम कमजोर ना हो, तुम कितने सक्षम हो। दूसरी बात, जैसा भी नितेंद्र जी ने कहा, तो ये तो कानूनी आदमी है। अरे भाई, लाख सब कुछ हरा दिया गया, सब कुछ करा दिया गया, रिकॉर्ड कहीं नहीं जाता। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है, चुनाव निरस्त भी होते हैं, चुनाव बहाल भी होते हैं। इसलिए ऐसी क्यों अपने को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पीछे कर रहा है कि भाई अगर चुनाव आयोग नहीं करता, वो सख्ती से कहे कि अगर चुनाव आयोग गड़बड़ करेगा तो सुप्रीम कोर्ट अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा। क्यों? आज आप कहते हो कि हमारा जज डर के मारे रहता है कि साहब वो टारगेट बन जाएगा। किसका टारगेट बन जाएगा? क्या बात जी, यही टिप्पणी है, बस इसी पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। अरे तो भाई, वो ये टारगेट किसका बन जाएगा? जो टिप्पणी कर रहा है वही विक्टिम है क्या? वो कभी नीचे, जो आज के चीफ जस्टिस हैं, ये कभी निचली कोर्ट में नहीं रहे क्या? क्यों भाई? आज आप तमाम मर्यादाएं तोड़ देते हो, जिसकी आप समीक्षा कर सकते हैं, टिप्पणी नहीं कर सकते। हम सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन क्या करना चाहिए धर्मप्रकाश जी, बताइए। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें उठाई। इसके लिए निश्चित बात है कि हम सबको इस चीज को यूनानिमस स्वीकार करना चाहिए कि जो नियुक्त प्रक्रियाएं हैं उनके मानक जरूर बनने चाहिए। इसके लिए मैं भी इसी बात का समर्थक हूं। क्या करना चाहिए वैसे, क्या करना चाहिए? देखिए, आप जैसे एक मदन भाई के जैसे सुझाव आया कि या तो आवेदन भी आमंत्रित कर लिए जाने चाहिए। भाई, जो आप एक मानक रखो कि इतने साल की आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, या आपका किसी संस्थान को चलाने, जैसे अभी आपने एक प्रश्न किया, तो कोई प्राइवेट क्यों नहीं हो सकता? अगर कोई आदमी 4 विश्वविद्यालय चला रहा है, या इन्फोसिस जैसी कंपनी चला रहा है, एक नाम आ गया, या एक बड़ा अंपायर चला रहा है, एक चीज चला रहा है, पूरे देश में चला रहा है, पूरे विश्व में चला रहा है, ऐसे लोग भी तो, जो मैनेजमेंट गुरु जिनको हम कहते हैं, ऐसे लोग तो एक मानक बना करके एप्लीकेशंस इनवाइट की जाए, उनमें शॉर्टिंग हो, उनके इंटरव्यू हो, और उस इंटरव्यू में योग्य लोग बैठे और उससे आगे बढ़े। हमें क्या तकलीफ? ठीक बात, ठीक बात। कोई तकलीफ नहीं। मैंने आप भी मानते हैं कि जो वर्तमान प्रक्रिया है, देखिए, इसको वर्मा जी एक बात जरूर ऐड करना चाहूँ। हाँ, बताइए। कि जब अगर शैशव काल, यानी जब शिशु है, उस समय उसकी शिक्षा ठीक नहीं होगी, यानी जिस समय भारत आजाद हुआ था उस समय ही अगर ये प्रक्रिया बना दी गई वो तो मैंने अभी देखिए कहा था, कांग्रेस के अभी मदन मोहन जी समय वही बात कर रहा क्या कि आप उसमें ही बीच में कानून हिज्जे में वो मान समझ में आ गया। मदन मोहन जी, आप क्या चाहते हैं, ये कैसे रुकेगा, और जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं उनका जवाब कैसे मिलेगा? देखिए, जब अयोग्य व्यक्ति योग्य व्यक्तियों की नियुक्त नहीं कर सकता है, उसकी जैसा जिसकी सोच होगी वैसे हो सकता है। आज जो देश में चल रहा है कि बहुमत का अहंकार है, बहुमत के अहंकार में ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि जो मैं कहूँगा वही सही है। कोई संवैधानिक संस्था भी समझ ले और जनता भी समझ ले कि जो मैं कहूँगा वही सही है, और उसको प्रूव करते हैं। आज अभी ईडी उन्होंने संजय राउत के मामले में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि उनको अधिकार नहीं थे, इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, जिसका मेन मामला तो उसको तो आपने टच नहीं किया, उसको जांचे नहीं की। तो एक तरफ आप एक जिसको चाहते हो, जो विपक्ष का है, आप उसको हैरेस करना चाहते हो, उसको दबाना चाहते हो, और उसके लिए संवैधानिक संस्थाओं का भी इस्तेमाल कर रहे हो। आज जो चुनाव आयोग पहले रहे हैं, हम नहीं कहते कमियां हो सकता रही हों, लेकिन आज क्यों सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी? आज जो स्थिति है कि ईवीएम से इसलिए चुनाव हुआ कि 5 घंटे रिजल्ट आ जाता है, यही तो है इसका कंसेप्ट, कि बैलेट पेपर गिनते में बहुत देर लगती थी। लेकिन बिहार में चुनाव हो रहा था और बीजेपी अगर हार रही थी तो रात में 12 बजे तक ईवीएम गिनती होती रही, जब तक नहीं जीत गए तब तक गिनती होती रही। तो ये चुनाव आयोग
अब चुनाव आयोग भारत सरकार के अधीन है, गृह मंत्रालय आपके पास, पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ आपके पास है, प्रदेश सरकार भी आपकी है। जब तीनों मिल गए तो लोकतंत्र क्या होगा? क्या क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे? वो जो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है वो उसको माना जाए। एक अच्छा सुझाव दिया है कि प्रधानमंत्री, प्रतिपक्ष का नेता और चीफ जस्टिस, 3 लोगों को कोलिजियम बनाया जाए, ठीक बात। और जिनका समय काल 6 साल का करीब करीब हो, उन्हीं को रखा जाए। उन्हीं को 5 साल 6 साल उन्हीं को रखा जाए, उनको फुल फ्लैश स्वतंत्रता दी जाए काम करने के लिए, ठीक बात। जिससे कि पारदर्शिता के साथ देश के लोकतंत्र को मजबूत कर सके, ठीक बात। चुनाव प्रणाली को एक सही दिशा दे क्या सके। कहेंगे आप, क्या कहेंगे? मैं, चूंकि हमारे जो कांग्रेस के साथी बोले, मैं उन्हीं के साथ बात में अपनी बात को जोड़ देना चाहता हूं, चूंकि बात उन्होंने कह दी कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया है, उस सुझाव के साथ साथ जो नियुक्ति प्रक्रिया हो उसमें योग्यता के साथ साथ निष्पक्षता भी देखी जानी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति किस सेवा में रहा है, उसका लंबा कार्यकाल रहा है, तो उसके जीवन काल में जब से वो, जैसा कि बार बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं कि वो शिशु काल से उसकी जो शिक्षा होती है वो उसकी एक मानसिकता हो जाती है, उस मानसिकता के अनुसार व्यक्ति का पूरा जीवन और पूरा चरित्र निर्भर करता है। तो जो उसका सर्विस का, चूंकि हम उसके शिक्षा काल से लेकर के और उसकी नियुक्ति तक को तो हम नहीं देख सकते, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता हमारे पास में, लेकिन उसकी सर्विस के बाद उसकी जो चरित्र पंजिका होती है वो निश्चित रूप से उसके जीवन का पूरा व्यक्तित्व, पूरा कृतित्व लेकर के सामने आती है। तो जब हम 59 साल के किसी व्यक्ति को निर्वाचन आयोग के रूप में नियुक्त कर रहे होंगे, तो वो जो 25 साल से 30 साल के बीच में जब उसकी नियुक्ति होगी, तो पीछे का 30 साल का उसका सर्विस का जो रिकॉर्ड होगा, योग्यता के साथ साथ उसकी निष्पक्ष कार्य प्रणाली अगर रही है, उसकी नियुक्ति होगी, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति कलेजे का साहसी व्यक्ति होगा। उसके लालच और भय जिसके व्यक्तित्व में नहीं रहा होगा, वही सही निर्णय ले पाएगा। क्यों? एक उदाहरण कि जैसे हमारे यहाँ आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति हुई, तो वो व्यक्ति तो योग्य है, उनकी योग्यता पर तो सवाल है, क्योंकि वो इतिहासकार है, इतिहास में उनका विषय महारत हासिल, लेकिन वो फाइनेंस के योग्य नहीं हो सकते, तो वो योग्य तो थे, नियुक्ति हो गई, लेकिन असफल हो रहे हैं। इसी तरीके से योग्यता के साथ साथ उसकी विषय पर जो विषय उस पर विशेषज्ञ होना चाहिए, और प्लस उसका जो कृतित्व व्यक्तित्व हो वो निष्पक्ष होना चाहिए। धर्मराज जी, अभी आपने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि दूसरे गैर नौकरशाह को भी रखा जा सकता है। थोड़ा सा इसमें आप किसको प्राथमिकता देना चाहेंगे, नंबर 1, और आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं 2 बातें कही। हाँ, बस 2 बातें कि हम 59 साल पे मेरी सुई क्यों अटक गई, हाँ, 55 साल क्यों नहीं, 54 साल क्यों नहीं, 50 वर्ष के ऊपर के आपका कोई भी लीजिए, 60 वर्ष के बाद किसी को एक्सटेंशन क्या देना, ये अपने में लालच है। ठीक बात है, ये अपने में 60 साल में दुनिया, बहुत अच्छी बात कही, बहुत दुनिया रिटायर हो रही है, उनको विशेषाधिकार क्यों? और इन्हीं विशेषाधिकार के लालच में अगर कोई व्यक्ति पक्षपात करता है तो इस लालच में पक्षपात करता है। बिल्कुल, आपने पहली बात तो ये है हाँ, कि एक मेरिट बननी चाहिए। ठीक बात। मैंने गैर नौकरशाह की जो बात की, हाँ, जो बड़े बड़े लोग, हाँ, मान लीजिए जैसे नाना पालखी वाला थे, ठीक ठीक बात, या बड़े वकील थे, हाँ, ठीक बात है, वो लोग संविधान के जानकार, अगर उनको भी ले आया जाए। दूसरी बात, एक शब्द चलता है वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब होता है कि सेवा की एक शाखा उस पे नीचे से चले और ऊपर तक पहुंचे। हमने आईएएस को हर मर्ज की दवा बना रखी। जैसे इन्होंने कहा कि इतिहास वाला फाइनेंस देख रहा है, फाइनेंस वाला इतिहास देख रहा है, भूगोल वाला चीनी मिल देख रहा है। ठीक बात, ठीक। तो हमको जब ये जो पद्धति अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई है, इस पर एकेडमिक सुधार होना चाहिए। जब हम एकेडमिक सुधार करते हैं तो भगवा कर्म हो रहा है, भगवा कर्म हो रहा है, भगवा कर्म हो रहा है। मैंने आपकी बात सहमत हो गए सब। मदन मोहन जी, यही एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जैसे कि पहले हमारे यहाँ कुलपति नियुक्त किए जाते थे, तो उसमें राजनीतिक व्यक्ति, और मुझे मालूम है कि अपना जो कानपुर विश्वविद्यालय से पहले था भक्त दर्शन पहले कुलपति बने थे। क्या आपको लगता है, अब तो आईएएस अधिकारियों को भी ले लिया जाता है, खैर शिक्षाविद भी लिए जाते हैं, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, उसकी चर्चा अगर हम करेंगे तो बाद में करें। क्या आपको लगता है कि जो गैर नौकरशाह हैं अब उनको भी प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि वो लोग भय मुक्त होकर के काम कर सके? नहीं, मैंने कहा ना कि जब योग्यता का मानक रखा जाएगा जी, तो उसमें सब लोग आते हैं, लेकिन अभी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिनकी 65 साल उम्र नहीं पूरी हुई थी उनसे वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया गया और दूसरों को नियुक्त करने के लिए, और जो उनके पक्ष के लोग थे उनको रिटायरमेंट के बाद आयोग का चेयरमैन, वहां ये जो उनके पक्ष में काम करते, ये जो भय और लोभ में देश को चलाया जा रहा है, ये गलत है। ये देश को
जो संस्थाओं को, देश को कमजोर कर रहा है, भारत की साख दुनिया में गिरा रहा है। ठीक बात, बहुत अच्छी बात आपने कही। आज जो आप कीजिए ना पारदर्शिता से। बिल्कुल आपने सही कहा। और एक योग्यता का भी मानक तय हो जाना योग्यता चाहिए। के मानक रखिए, कोई भी रखिए मानक। नितिन जी, आपका अंत में क्या आप कहेंगे? निश्चित रूप से बात तो आ चुकी है। एक बात हमारे साथी ने कही कि योग्यता पर बार बार बात आई, निश्चित रूप से आई। और एक प्रश्न आपने किया था, सुप्रीम कोर्ट के ने यह भी टिप्पणी की कि हमारे जज भी भय में होते हैं, वो नहीं सही बात नहीं। उसके उदाहरण कि इससे पूर्व कभी नहीं हुआ कि इसी कार्यकाल में सरकार के कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और इसी कार्यकाल में जस्टिस लोया जैसे व्यक्ति की हत्या भी हुई। क्यों? वो व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष के पूर्व के निर्णय से जुड़ा रहा। ये जो भय का वातावरण बना है इस सरकार के अंदर, ये जो तानाशाही की टिप्पणी की जा रही है, इसकी वजह से आज नीचे तक जो डर का माहौल है, जो निर्णय नहीं हो पा रहा। नियुक्त में क्या आप मानते हैं कि गैर नौकरशाह को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए? और अगर आपके हिसाब से दी जानी चाहिए तो किसे दी जानी चाहिए? देखिए, ये एक संवैधानिक पद है और हर संवैधानिक पद पर एक संवैधानिक योग्यता भी होती है। तो जो उस योग्यता और उस पैमाने पर आता है, वो जो नियम बनेगा, क्योंकि आज इस पर कोई नियम नहीं है तो इस पर कोई टिप्पणी मैं नहीं कर रहा हूं। जो इस पद पर उस पद के योग्य होगा, और साथ में यह क्वालिफिकेशन जरूर होनी चाहिए कि उसका जो पिछला जीवन रहा हो वो निष्पक्ष और निर्भय रहा हो। बस एक ही योग्यता होगी, निष्पक्ष और निर्भय, तो निश्चित रूप से पद की गरिमा के अनुकूल काम करेगा और पक्षपातपूर्ण व्यवहार करेगा, तो अपने आप निष्पक्षता आ जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों ने बातचीत की। नितिन जी, धर्मप्रकाश जी और मदन मोहन जी, बहुत अच्छे ढंग से और बहुत ही एक सार्थक रूप दिया। इसी बीच हम आपको ये भी बता दें कि नवनियुक्त चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की भी फाइल सुप्रीम कोर्ट ने मंगा ली है। अभी मंगाई है, हो सकता है वो देखेंगे कि क्या प्रक्रिया अपनाई गई, कैसे वो अपना करेंगे। कहाँ वो अपना देखेंगे, वो उनका काम है। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अब जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें सुधार किया जाना चाहिए। योग सक्षम व्यक्ति को ही इस पद पर बैठाया जाना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये ध्यान रखिएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है उससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि हमारा लोकतंत्र है और वहाँ ये स्थिति है, तो इस स्थिति को भी बचाना हमारा धर्म है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।